नमस्कार, मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल शरद। मेडिकल इंश्योरेंस तो हम ले ही लेते हैं, ये भी जानते हैं कि हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में ये पॉलिसी आपकी बेहद मददगार साबित होगी। इलाज के खर्च का बोझ आप परिवार पर पड़ने नहीं देंगे, लेकिन इन सब के बीच बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, जैसे कि आपके पॉलिसी का प्रीमियम क्यों हर 5 साल के बाद बढ़ जाता है, आपके मिलने वाले बोनस को आखिरकार कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आपकी पॉलिसी किन किन खर्चों का क्लेम देती है, और अगर विदेश दौरे के दौरान आप बीमार हो जाते हैं तो क्या आपकी पॉलिसी उसे कवर करेगी। तो आज के शो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ PwC के पार्टनर और लीडर इंश्योरेंस प्रैक्टिस जॉयदीप के रॉय जुड़ रहे हैं। जॉयदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हम उसी सवाल से शुरुआत करते हैं जो सबसे ज्यादा दर्शकों के दिमाग में घूमता रहता है कि आखिरकार 5 साल के बाद जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ये बढ़ क्यों जाता है। पहली बात तो है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ती है जब रिस्क बढ़ती है। तो इंश्योरेंस कंपनी में जो एक्चुअरीज रहते हैं वो कैलकुलेट करके प्रीमियम तय करते हैं। वो प्रीमियम के साथ पॉलिसी रेगुलेटर IRDA अप्रूव कर देते हैं कि ये प्रीमियम सही है चार्ज करने के लिए। लेकिन ये जो 5 साल की बात आप कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है। किसी पॉलिसी में 5 साल बाद प्रीमियम बढ़ती है, किसी पॉलिसी में हर साल प्रीमियम बढ़ती है। वैसे इस प्रीमियम का जो रिस्क वो तो हर साल बढ़ती है। कोई कोई कंपनी सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा 5 साल का एवरेज लेके एक प्रीमियम चार्ज करते हैं जो 5 साल तक लागू रहता है, और किसी किसी पॉलिसी में आप देखेंगे कि हर साल बढ़ती है। बट पॉलिसी का रिस्क हर साल बढ़ती है, क्योंकि जो उम्र बढ़ेगी तो बीमार होने का चांस तो बढ़ता रहता है। इसलिए पॉलिसी प्रीमियम इंक्रीज इज अ रियलिटी, वो होता ही रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीमारियां जो होती हैं वो एक व्यक्ति को ज़्यादा लगती जाती हैं। यही वजह है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो भी आपका जो है वो बढ़ता जाता है। जयदीप जी, आपने ये तो बता दिया कि क्यों बढ़ता है, लेकिन किस दर से ये वृद्धि होती है। देखिए, ये डिपेंड करता है दो तीन चीज़ों पे। एक तो है उम्र, जो आप ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा चीज़ है मेडिकल कॉस्ट। मेडिकल कॉस्ट जो होती है हर चीज़ की, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन सोच रही या कोई प्रोसेसेस प्रोसीजर्स, ये जो है ये कॉस्ट भी बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, 12 से 15% हर साल बढ़ रही है। तो हर चीज़ का इलाज करने का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। और तीसरा जो चीज़ है कि एक सोसाइटी में, हमारे जैसे इंडिया में रीजनली कुछ प्रदेशों में अलग अलग बीमारियों का प्रोपेंसिटी बढ़ रही है। जैसे डायबिटीज़ बोलिए कि कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये सब अलग अलग तरीके से बढ़ रही है। ये जो डिजीज़ जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होता है उससे भी पता चलता है कि कौन सा डिज़ीज़ और कौन सा डिज़ीज़ का चार्जेस जो उनका ट्रीटमेंट में लगेगी, कौन सा कितना बढ़ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करके प्रीमियम तय किया जाता है। वैसे ऐसा इतना डायनेमिक भी नहीं है। प्रीमियम एक बार तय कर लेते हैं कंपनी तो 2-3 साल उसको कभी 2-3 साल वो पॉलिसी का जो प्रीमियम का चार्ट है वो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि रेगुलेटर ऐसे बार बार चेंज करने नहीं देंगे। तो पूरा जो प्रीमियम 18 साल से लेके या ज़ीरो एकदम बचपन से लेके जिस उम्र तक, मतलब एंड ऑफ लाइफ तक जितना प्रीमियम है पूरा एक बार में तय कर लेना पड़ती है। और वो प्रीमियम जो एक बार तय कर लिए कंपनी, वो जो अभी पॉलिसी ले लिया उनके लिए वही लागू रहेगा, अनलेस एंड अनटिल मेजर चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में। बट वो भी रेगुलेटर देख के समझ के फिर अलाउ करेंगे। बिल्कुल। तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, अगर आपकी सेहत ठीक चल रही है, तो बहुत ज़्यादा बदलाव जो है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम में नहीं होगा, इसलिए ये आपके लिए खैर अच्छी बात है। लेकिन जयदीप जी, कुछ इस तरह की बातें भी होती हैं कि अगर एक बार आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया तो उसके बाद क्या सालाना हेल्थ चेकअप होता है, और कंपनी क्या आपके ऊपर रेगुलर चेक कराती रहती है कि कहीं इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। देखिए, पहली बात तो है, एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, जो भी ले रहे हैं आज के दिन में इंश्योरेंस पॉलिसी, जितने कंपनी के जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, एक चीज़ कांस्टेंट है उसमें, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि हर पॉलिसी आजीवन वैलिड है। कोई कंपनी एक बार इशू कर दिए तो अनलेस फ्रॉड होता है या कोई गैप पड़ जाती है प्रीमियम में, नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम अगर ना होता है, तो ये पॉलिसी जो कस्टमर लिए हैं उनके लिए चालू रहेगा और उसी हालत में रहेगा जिस हालत, मेडिकल हालत में वो लिए हैं।
बाद में कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट इसीलिए तो पॉलिसी लेते हैं लोग कि बाद में बीमारी होगी, ये तो समझ लेती है इंश्योरेंस कंपनी कि कोई कुछ ना कुछ तो होती रहेगी। सो इंश्योरेंस पॉलिसी में लेने के बाद कुछ भी निकला अगर निकलता है, कोई भी बीमारी, कोई भी कंडीशन, उससे पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगी। ये हेल्थ चेकअप जो बात आपने की है, ये कुछ कंपनी है जो हर साल हेल्थ चेकअप करने के लिए बोलते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव पॉलिसी होता है और जिसमें हर एक चीज़ का तो कॉस्ट होती है, हेल्थ चेकअप का भी कॉस्ट होती है, लेकिन कुछ पॉलिसी जिसमें हर साल नहीं करनी पड़ती है। लेकिन मेरी एडवाइस होगी तो अगर कंपनी हेल्थ चेकअप दे रहे हैं और करने के लिए बोल रहे हैं तो कर लीजिए। इससे आपका ही फ़ायदा है कि आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि आपका कुछ अंदर कुछ छुपी हुई बीमारी है कि नहीं। उससे पॉलिसी कंडीशन कुछ चेंज नहीं होगा। पर एक चीज़ और मैं जानना चाहूंगी कि जैसा ये सालाना हेल्थ चेकअप जो होता है, ये कराना जो है कंपलसरी होता है, या अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कंपनी को इनकार भी कर सकता है, वो मना भी कर सकता है? ये कोई फीचर नहीं है। सालाना हेल्थ चेकअप जिसके बाद में बात कर रहे हैं, ये जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये हर पॉलिसी में है नहीं, और जिस पॉलिसी में ये एक एडेड बेनिफिट है, इसको बेनिफिट समझ के लेनी चाहिए। ये कॉस्ट है ना, अगर हेल्थ चेकअप है इसका तो कॉस्ट हो रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। ये एक बेनिफिट है, ये आप इस्तेमाल करें ना करें ये आपके ऊपर है। पर लोगों के मन में जॉयदीप जी अक्सर ना डर ये आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी मेरा हेल्थ चेकअप करा रही है और उसके बाद प्रीमियम जो है वो बढ़ा दिया जाए। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और एक बार आई थिंक ये रिपीट करनी चाहिए कि हेल्थ चेकअप करे ना करे, हेल्थ चेकअप करने के बाद कुछ निकले ना निकले, हेल्थ चेकअप ना भी करे बाद में कुछ निकल जाए या आपकी बीमारी हो, एक बार आप पॉलिसी ले लिए, ये पॉलिसी आजीवन कंडीशन चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस जो पॉलिसी लिए हैं वो कुछ डिस्क्लोज नहीं किए या फ्रॉड किए हैं या पॉलिसी प्रीमियम बीच में देना बंद कर दिए। ये ना होने से पॉलिसी आजीवन पॉलिसी वैसी कंडीशन में रहेगा जैसे आप लिए हैं। बिल्कुल, तो पॉलिसी जो है आपने जैसे ली है वो वैसी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके सालाना हेल्थ चेकअप में कुछ भी निकले, इसलिए आपको खैर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं, जी घबराने की तो जरूरत नहीं है, और जो मैं बोल रहा हूँ ये बेनिफिट है, लेनी चाहिए। हमारे देश में एक चीज़ है कि लोग मेडिकल टेस्ट कराते नहीं है। अब पॉलिसी की बात छोड़ दीजिए, कंपनी जो देती है, लोग जाके एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करते नहीं है क्योंकि कुछ निकल जाए ये डर में ना निकल जाए। मतलब बीमारी तो अगर है तो निकलना ज़रूरी है, जल्द से जल्द उसका इलाज हो सकता है। इसलिए मैं अपील करूंगा सबसे कि हेल्थ चेकअप अगर मिल रहा है फ्री ले लीजिए, कर लीजिए, और नहीं भी मिल रहा है तो भी कर लीजिए। और वैसे भी कहा भी जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए बेहतर रहेगा आप सबके लिए कि हेल्थ चेकअप जो है वो जरूर खैर आप कराएं। लेकिन अब बात करते हैं हम जयदीप जी बोनस की गणना जो होती है वो कैसे की जाती है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अक्सर जो है वो बोनस भी एसोसिएटेड रहता है। देखिए, इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस हो, एंड हेल्थ इंश्योरेंस अलग चीज़ नहीं, कोई भी इंश्योरेंस एक प्रिंसिपल में चलती है कि लैटिन नेम है उबेरिमा फिडी का मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ, कि इंश्योरेंस कंपनी एक हर किसी का तो हेल्थ का एग्जैक्ट कंडीशन उनको पता नहीं चलता है, हर एक का तो मेडिकल टेस्ट भी नहीं होता है इश्योरेंस के टाइम पे, इसीलिए जो डिक्लेरेशंस है उसी के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इशू कर देते हैं। लेकिन आउटकम के ऊपर कि क्लेम हो रहा है कि क्लेम नहीं हो रहा है, उस पे ऊपर इसीलिए एक इंसेंटिव देते हैं कि अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हैं आपको एक नो क्लेम बोनस मिलेगा। ये नो क्लेम बोनस का अमाउंट हर पॉलिसी में अलग है, किसी पॉलिसी में 3% है, किसी में 10% है, किसी में 5% है, किसी में 20% है, किसी में 50% है। सम इंश्योर्ड की मतलब सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा, और सम इंश्योर्ड बढ़ना अच्छी बात है क्योंकि मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है, तो जिस लिमिट का पॉलिसी कोई भी ले चुके हैं वो लिमिट से शायद बाद में काम ना पड़े, इसीलिए सम इंश्योर्ड बढ़ता रहता है। एट द सेम टाइम क्या होगा कि पॉलिसी अगर क्लेम हो जाए वो बोनस घट सकती है, ये बोनस पूरी तरह चला जा सकता है, क्योंकि एक बार क्लेम होने का मतलब ये इनका जिनका क्लेम हो चुका है उनका तो हेल्थ डिटेरियोरेट कर चुका है, उनका फिर से हॉस्पिटलाइज होने का चांसेस ज़्यादा है, रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए बोनस दिया जाता है फॉर हेल्दी लाइफ, ताकि वो भी कुछ बेनिफिट मिले। पॉलिसी का क्लेम नहीं कर पाए कुछ तो बेनिफिट मिल जाएगा। इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे मैंने बताया हर कंपनी प्रोडक्ट फीचर है, देख लीजिए हर प्रोडक्ट में अलग अलग बोनस का स्कीम है, उनका अपना एक्चुअल कैलकुलेशन से जो निकला है वो देते हैं। बिल्कुल, और इस बोनस का जयदीप जी इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? सम इंश्योर बढ़ेगा तो बेहतर है ना। जैसे आप अगर आज के दिन में कोई पॉलिसी लिए से 10 लाख रुपए की ना, आज 10 लाख में जो ट्रीटमेंट होता है
15 साल बाद 10 लाख में होगा नहीं, वो उसका कॉस्ट हुआ से 15, 16, 17 लाख। तो अगर आपका इस बीच बोनस से आपका नो क्लेम बोनस से बढ़ सम इंश्योर बढ़ते बढ़ते 15 लाख हो जाए तो आपको बेनिफिट हो रहा है ना। जब क्लेम करने का ज़रूरत होगा तब आपके हाथ में 15 लाख है, इसीलिए बेनिफिट तभी आएगी जब क्लेम होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी है ही क्योंकि कभी ना कभी क्लेम हो सकती है और क्लेम के टाइम भी बेनिफिट मिलेगा। को ही आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स, इनका जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो कितना होता है। और हमने ये तो खैर देखा है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप मेडिकल इंश्योरेंस ले ले तो बेहतर रहेगा, तो कितना ज़्यादा जो है वो सीनियर सिटीजन्स को इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ सकता है अगर वो देर से पॉलिसी लेते हैं? प्रीमियम तो जैसे मैंने कहा पहले, प्रीमियम वो तय होती है एज, डेमोग्राफिक्स, उनका प्रोफेशन या उनका जो हेल्थ कंडीशन सबको देखने के बाद। सो प्रीमियम का एक चार्ट जो रहता है, आप देखेंगे कि जो अगर आप पे कर रहे हैं 30 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में जो पे कर रहे हैं, 60 साल की उम्र में उससे कहीं ज़्यादा, कभी कभी डबल या ट्रिपल भी पे करना पड़ता है, क्योंकि उन तभी रिस्क बहुत बढ़ जाती है हॉस्पिटलाइजेशंस की। एट द सेम टाइम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है ज़्यादा। सो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बहुत कम लोगों के पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी टैक्स रिबेट दिया जाता है। जैसे अपना मेडिक्लेम के लिए, अपने फैमिली के लिए, फॉर अ वर्किंग पर्सन जैसे 25,000 रुपये तक प्रीमियम का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। अगर सीनियर सिटीज़न के लिए ये मानते हुए कि प्रीमियम ज़्यादा हो सकती है, 50,000 तक बढ़ा दिया गया है लिमिट को। पहले 30 था, अभी 50,000 बढ़ा दिया गया है कि 50,000 रुपया तक टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि ये सभी समझते हैं कि 60, 65, 70, 75 एज में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होगा। इसमें वैसे हर पॉलिसी लाइफ लॉन्ग वैलिड है, इसलिए कोई ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि कंपनी का पॉलिसी कभी ख़त्म हो जाएगा, आजीवन रहेगा। तो प्रीमियम डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। बिल्कुल, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रीमियम जो है वो डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो इसमें हमें किस किस तरह के लाभ मिलते हैं, यानी कि बेनिफिट्स मिलते हैं? कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन तो होता ही है, उसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं? सो ज़्यादातर पॉलिसी का बात कर रहा हूँ पहले। सब मेन चीज़ जो है वो है हॉस्पिटलाइजेशन टाइम पे जितने सारे खर्चा हैं वो सब दिया जाता है। कुछ चीज़ें जैसे कंज्यूमेबल्स, छोटे छोटे खर्चे वो वैसे आउट ऑफ स्कोप रहता है, बट नॉर्मली 90-95% कॉस्ट एक हॉस्पिटलाइजेशन का इंश्योरेंस के पॉलिसी के अंदर कवर होता है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन के पहले 30 दिन और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 60 दिन तक मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज वो लोग सब ये कॉस्ट जो है वो डॉक्टर का खर्चा, पैथोलॉजिकल टेस्ट या मेडिसिन का खर्चा इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो जाती है। कुछ पॉलिसी ऐसा भी है जिसमें ये 30 दिन और 60 दिन को 60 या 90 दिन तक कवर करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कवर करते हैं कुछ, बट नॉर्मली 30 दिन पहले तक और 60 दिन हॉस्पिटल के बाद तक सभी की पॉलिसी कवर करते हैं, जो कि हॉस्पिटल के बाहर भी जो खर्चा हो रहा है। और कुछ पॉलिसीज़ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, हॉस्पिटल कैश है, ताकि कुछ नर्सेस का या कुछ जो डेली खर्चा होता है गाड़ी भाड़े का या कुछ भी अपना मिसलेनियस कॉस्ट, उसके लिए एक डेली कैश बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट कुछ पॉलिसीज़ में है वो दिया जाता है। कुछ पॉलिसीज़ डोनर बेनिफिट देते हैं कि कोई अगर ऑर्गन डोनेशन हो रहा है जो बीमार है उनके लिए भी, और जो डोनर है उनके लिए भी कवर हो जाता है। कुछ पॉलिसीज़ में मैटरनिटी कवर है, कुछ में नहीं है, वो कभी एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। कुछ पॉलिसीज़ जो है जो डोमेस्टिक ही है, ज़्यादातर पॉलिसी डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसके ऊपर, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट के हिसाब से किया जाता है। 2-3 पॉलिसी ऐसे भी है जो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट भी कवर करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि इंटरनेशनल ट्रीटमेंट, यही मैं आपसे जानना भी चाह रही थी कि आपने जैसा बताया कि इंटरनेशनल ट्रीटमेंट कवर होता है, बट क्या इसके लिए ये कंपनीज जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती हैं? क्या ये प्रीमियम ज़्यादा महंगा होता है आम पॉलिसीज़ के मुकाबले? बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि देखिए आज अगर देखिए आप इंडिया में जो एक सर्जरी का अगर 4 लाख रुपया लगे, तो वही सर्जरी अगर आप यूरोप में करें या यूके में करें वो आपको 20-25 लाख लगेगा, और अगर आप यूएस में करें तो 40 लाख लगेगा। तो इसीलिए अगर आप डॉलर टू रुपी का भी वैल्यू का बात है, एज वेल एज उनका जो एक्चुअल कॉस्ट का भी बात है, तो
इसीलिए कॉस्ट्स बहुत फ़र्क है इंडिया और बाहर के देशों में। सो इसीलिए कोई भी पॉलिसी ऐसा नहीं हो सकता जो आप प्राइस आप इंडिया के लिए पे कर रहे हैं उसी प्राइस पे आप इंटरनेशनल आपको मिलेगा। आप अगर इंटरनेशनल आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रीटमेंट आपका ज़रूरत है, देन आपको वही पॉलिसी लेनी चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट के लिए मतलब बनाया गया है। वो अलग पॉलिसी होती है, उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होगा नेचुरली। 2-3 ऑप्शंस है इसके अलावा, जैसे ट्रैवल के लिए अगर आप हॉलीडे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको इंटरनेशनल पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं। हॉलीडे ट्रैवल में करीबन 3-3.5 करोड़ तक आप हेल्थ कवर का लेके आप जा सकते हैं बाहर, जो कम होता है 7 दिन 15 यानी कि दिन, अगर 30 कोई दिन। इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो जॉयदीप जी उसके लिए बेहतर यही रहेगा कि वो ट्रैवल Travel पॉलिसी ले ले, क्योंकि उसमें भी ये तमाम चीजें कवर हो ही जाएंगी हेल्थ से जुड़े। करेक्ट। और दूसरा है जो काम के लिए बाहर जाते हैं छोटे समय के लिए, 90 दिन के लिए, 4-5-6 महीने के लिए अगर बाहर पोस्टिंग हो रहा है, उनके लिए अलग पॉलिसी होते हैं, वो भी ले सकते हैं। जो सिर्फ जो रिलोकेशन पॉलिसी बोलते हैं, या जहाँ जा रहे हैं उस कंट्री में वहाँ पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के ऊपर रहेंगे तो रेसिडेंट होंगे, वहाँ पे वर्क वीज़ा होगा, उस हिसाब से वो वहाँ का एक पॉलिसी ले सकते हैं। तो कई ऑप्शंस है, सब देख के जो सबसे इम्पोर्टेंट वही लेनी चाहिए। इंडिया में अगर देखिए हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी आगे बढ़ रही है वर्ल्ड में। इंडिया का मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी मान दिया जाता है, मेडिकल टूरिज्म इसीलिए होता है। इंडिया में जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो पॉलिसीज़ है वो डोमेस्टिक पॉलिसी, उसका प्रीमियम अलग है, वो कम होता है। जी, और जैसा कि आपने पहले बताया भी था कि कौन कौन से खर्चे जो हैं इसके अंडर आते हैं, कौन कौन से इसके अंडर बेनिफिट्स हमें मिलती हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे कुछ पॉलिसीज़ आजकल ओपीडी की भी सुविधा देती हैं, और क्या डे केयर भी कवर्ड रहता है इन पॉलिसीज़ में? ज़्यादातर पॉलिसीज़ में डे केयर कवर्ड है। क्या हो रहा है आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स है, जैसे किडनी स्टोन रिमूवल बोलिए, पहले हॉस्पिटल में भर्ती होके काफ़ी दिन बड़ा ऑपरेशन होता था, 4-5 दिन रहना पड़ता था, अभी डे केयर हो गया है, अल्ट्रासाउंड में हो रहा है। सो ग्रेजुअली बहुत सारे प्रोसीजर्स डे केयर में मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर पॉलिसीज़ जो हैं वो डे केयर कवर करते हैं। कुछ पॉलिसीज़ में एग्जैक्ट लिस्ट होता है कि क्या क्या डे केयर में कवर करेंगे। कुछ पॉलिसी बोलते हैं जो ऑपरेशन पहले होता था अभी डे केयर में हो जाए तो आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये पॉलिसी टू पॉलिसी फ़र्क होगा फीचर्स का, लेकिन मोस्ट ऑफ देम कवर करते हैं। और जो डोमिसिलियरी होता है, लेकिन जॉयदीप जी डेंटल केयर जो है वो अधिकतर पॉलिसीज में कवर नहीं होती ना? डेंटल ओपीडी वो अलग है। डेंटल और ओपीडी देखिए एक ही इश्यू है हमारे देश में, अभी प्रोटोकॉल्स की थोड़ी कमी है, इसीलिए ओपीडी जो है, जो डॉक्टर के पास गए कोई मेडिसिन लिख दिए, हमारे यहाँ पे जेनेरिक्स नहीं है, ब्रांडेड मेडिसिन है, तो कुछ अंदाज़ा करना कंपनी के लिए कितना खर्चा होगा वो बहुत मुश्किल है। एक ही सेम गोली अगर आपको 10 रुपये में मिले और 70 रुपये में मिले तो इंश्योरेंस कंपनी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना खर्चा होगा। इसीलिए ओपीडी अभी तक उतना सक्सेसफुल नहीं है। कुछ पॉलिसीज़ में एक पेड बेनिफिट लिमिटेड बेनिफिट दिया जाता है कि 10,000 रुपये तक या 15,000 रुपये तक आप ओपीडी क्लेम कर लीजिए, बट प्रॉपर ओपीडी पॉलिसी अभी तक इंडिया में है नहीं, क्योंकि जेनेरिक्स नहीं है, प्रोटोकॉल्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर एंड द प्रिस्क्रिप्शन। डेंटल इज़ कंसिडर्ड एज ओपीडी एक्सेप्ट फॉर अ मेजर डेंटल ऑपरेशन, अगर बैक्सिलो ऑपरेशन करना पड़े कुछ जॉज का, अदर देन दैट ऑल डेंटल प्रोसीजर्स इसको अभी ओपीडी में ही माना जाता है। अगर जो पॉलिसी में है ओपीडी उसी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल। और आयुर्वेदिक इलाज के बारे में क्या है गाइडलाइंस है? क्या किसी पॉलिसी में जो है वो आयुर्वेदिक इलाज भी कवर्ड होता है? काफ़ी पॉलिसीज़ में आजकल आयुर्वेदिक कवर्ड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आयुष डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स, प्राइसेस और किस बीमारी में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें कितना खर्चा होना चाहिए रीज़नेबल, वो दे चुके हैं। वो फॉलो करके काफ़ी पॉलिसीज़ में आयुर्वेदिक के लिए अलग लिमिट देते हैं लोग, और उसमें वही जो उनका जो प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से क्लेम मिल सकता है। बिल्कुल। और अगर हमें कुछ क्लेम करना है तो क्या क्या दस्तावेज या कौन कौन सा पेपर वर्क जो है वो हमें करना होता है जॉयदीप जी? तो 2 तरीके के क्लेम है। एक तो कैशलेस के टाइम पे जब एडमिट हो रहे हैं, एडमिशन के टाइम पे आपका जो पॉलिसी का एनरोलमेंट कार्ड या पॉलिसी डॉक्यूमेंट से आप जब एडमिट हो गए, ये तय हो गया कि हाँ आपके पास एक पॉलिसी है, आपका इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए उसको एक्नॉलेज कर दिया, हॉस्पिटल आपको
दे विल नॉट डिस्टर्ब यू। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है डिस्चार्ज तक, क्योंकि सब डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेज जो है हॉस्पिटल ही कम्युनिकेट करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी के साथ। निकलते वक्त डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को ज़रूर संभाल के रखिएगा, क्योंकि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद अगर 60 दिन आपको डॉक्टर्स के जो मेडिसिन और टेस्ट करना पड़े वो भी संभाल के रखिएगा, क्योंकि बाद में वो क्लेम करना पड़ेगा। अगर कैशलेस ना हो, तमाम पेपर्स जो हैं वो आपको ज़रूर संभाल के रखने होंगे। और अगर किसी व्यक्ति को अपनी इंश्योरेंस कंपनी बदलनी है, खुश नहीं है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? बदलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप को किसी इंश्योरेंस कंपनी से दूसरा, तीसरा, चौथा पॉलिसी ले सकते हैं, आपके हिसाब से कोई रोकेगा नहीं। लेकिन एक चीज़, आपका जो बेनिफिट्स है, जैसे कुछ कुछ पाबंदियां होती है, पहला 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कवर नहीं किया जाता है, बाद में कवर किया जाता है। ऐसा बेनिफिट्स अगर आपको एक्रू कर चुका है, बेहतर होगा कि आप पोर्टेबिलिटी के अंदर जाएं। पोर्टेबिलिटी एक स्पेशल फीचर है, हर पॉलिसी में, हर कंपनी के अंदर वो लागू है। एटलीस्ट 45 दिन, रिन्यूअल के 45 दिन पहले आपको पोर्टेबिलिटी के अंदर अप्लाई करें, तो आप जो नया पॉलिसी जो आपको मिलेगा उसमें आप पुराने पॉलिसी के जितने बेनिफिट्स आपका सालों से एक्रू हुआ है, नो क्लेम बोनस हो कि जो आप जितने साल प्री एग्जिस्टिंग का कवर अगर आपको मिल चुका है, वो सब आपको नया पॉलिसी में भी मिलेगा। जी बिल्कुल, तो नई पॉलिसी में इस तरह से आप जो है आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉयदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम बारीकियां अच्छे से समझाने के लिए। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।